गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान भूगोल पाठ 1 संसाधन एवं विकास का आज हम अध्ययन करेंगे। संसाधन क्या होता है और इसका विकास कैसे संभव है, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। संसाधन तो संसाधन को हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इन ऑनलाइन क्लासेस में आप किन किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं। यह सब देखा जाए तो क्या है, तो ये सभी वस्तुएं जो है वह संसाधन कहलाती है। तो संसाधन क्या होता है, तो वह सभी वस्तुएं जो कि आपके आसपास है और वह आपके लिए उपयोगी है। हमारे आसपास तो बहुत सारी वस्तुएं रहती है, परंतु वो सभी वस्तुएं जो हमारे आसपास तो है परंतु वो हमारे लिए उपयोगी भी होनी चाहिए, तो वह क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यहाँ पर हम समझेंगे हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वह प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की कोई पूर्ति करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि अगर कोई संसाधन है, जैसे कि कोई खनिज है, अगर वो खनिज को निकालने के लिए, खनिज का होता है भूमि के नीचे होता है खनिज, तो यदि उस खनिज को निकालने के लिए यदि हमारा 1 लाख रुपए लग रहा है, परंतु यदि बाज़ार में हम उस खनिज की कीमत जो है वो 100 ही रुपये है, तो हमको इसके प्रॉफिट कितना मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपये, और निकालने में खर्चा कितना आ रहा है, 1 लाख रुपये। तो क्या ये संसाधन है? नहीं, क्योंकि यह आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं है, हम इसे संसाधन नहीं मान सकते। हम संसाधन उन्हें ही मानेंगे जो आर्थिक रूप से संभाव्य, जो हमें प्रॉफिट देता है, और सांस्कृतिक रूप से भी मान्य, मतलब यदि कोई संसाधन है जिनका हमें उपयोग करना है, परंतु कोई रूढ़ि या संस्कृति हमें उसका उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करती है, तो हम उसको संसाधन नहीं मान सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि संसाधन के प्रकार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस लेसन से एग्ज़ाम में आ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, कि संसाधन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो संसाधनों के प्रकार जो है वो इस प्रकार से है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, समाप्ति के आधार पर, मतलब समाप्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, और विकास के आधार पर संसाधन। तो अब हम इसे समझते हैं आगे। संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैव संसाधन और एक होते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं, तो जैव संसाधन मतलब जिन संसाधनों में जैव मतलब जीव होता है, या जीव मंडल से वो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन होता है, वो संसाधन क्या कहलाते हैं, जैव। एग्जाम्पल हम लेंगे जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, इनमें जीव होता है, प्राणी जात, मत्स्य, जीवन, पशुधन आदि, ये सब क्या है, इनमें जीवन होता है। तो ये कौन सा संसाधन है, जैव संसाधन। अगला है अजैव संसाधन। तो वह सभी संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है, वह निर्जीव वस्तुएं होती है, वह क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें, धातुएं, इनमें क्या होता है, जीव नहीं होते हैं, है ना, इनमें जीवन नहीं होता है, जान नहीं होती, तो ये अजैव संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का हमारा दूसरा प्रकार है, ये है हमारा फर्स्ट उत्पत्ति वाला, और ये हमारा सेकंड समाप्ति के आधार पर, मतलब समाप्ति के आधार पर। समाप्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है, एक है नवीनीकरण योग्य संसाधन और एक है अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं द्वारा या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो हम उसे भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, यांत्रिक क्रिया, तकनीक के माध्यम से यदि हम उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो वह संसाधन कहलाते हैं नवीनीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि हम उसे वापस से रिसाइकल कर लेते हैं और उसे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, है ना, क्योंकि सौर ऊर्जा मतलब कि सूर्य से प्राप्त की गई ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सूर्य हमेशा रहेगा। पवन ऊर्जा, वायु हमेशा रहेगी, जल हमेशा रहेगा, वन हमेशा रहेंगे, वन्य जीव हमेशा रहेंगे। तो ये इससे प्राप्त होने वाले संसाधन क्या है, नवीनीकरण योग्य संसाधन, कि अगर खत्म हो जाता है तो हम इसे वापस से प्राप्त कर लेते हैं, ईजिली हमें ये मिल जाता है। अनवीनीकरण योग्य संसाधन। अनवीनीकरण योग्य संसाधन में क्या आएगा, तो वह संसाधन जिन्हें हमें समाप्त कर दिया है, और उसे अगर हमें दोबारा प्राप्त करना है तो हमें करोड़ों साल या लाखों साल क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे कि आएगा खनिज और जीवाश्म ईंधन, जैसे कि पेट्रोल और खनिज। अगर खनिज को हमने इस्तेमाल कर लिया तो खनिज का निर्माण होने में, भूमि के अंदर खनिज का निर्माण होने में काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी साल लग जाएंगे। तो इससे वह संसाधन जिन्हें हमें प्राप्त करने में काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वे संसाधन कहलाते हैं अनवीनीकरण योग्य संसाधन। जिसमें खनिज जो होते हैं वो पुनः चक्रीय होते हैं, मतलब कि भूमि के अंदर खनिज का निर्माण जो होता है वो धीरे धीरे होता ही रहता है। परंतु अनवीनीकरण संसाधन में कुछ संसाधन जो होते हैं वो अचक्रीय होते हैं, मतलब अगर इसका इस्तेमाल हमने
हमने एक बार कर लिया तो फिर हम इसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि पेट्रोल का इस्तेमाल, 1 लीटर पेट्रोल का हमने इस्तेमाल कर लिया तो अब वो ख़त्म, आप उस 1 लीटर पेट्रोल वो हवा में उड़ गया, आप उसको इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते। तीसरा आएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन में कौन कौन से संसाधन इसके अंतर्गत आ रहे हैं? एक आ रहा है व्यक्तित्व के आधार पर, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये संसाधन इसके अंतर्गत आ रहे हैं। व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? वह संसाधन जो कि किसी व्यक्ति के निजी होते हैं, उसके पर्सनल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि हमारा घर, हमारी जायदाद, हमारी भूमि, किसान की भूमि, ये सब उससे क्या है? इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। दूसरा आ जाएगा स्वामित्व के आधार पर सामुदायिक स्वामित्व, मतलब जिस संसाधन पर वह संसाधन या वह वस्तु जिसके ऊपर पूर्ण सभी समाज के सभी सदस्यों का जो है वह अधिकार है, तो वो कौन सा संसाधन कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। जैसे कि हमारा भूमि है ना, सार्वजनिक भूमि, शमशान की भूमि, तालाब और हमारे पार्क, ये सब खेल के मैदान, ये सब क्या है? इसका उपयोग जो है वह समाज में रहने वाले सभी लोग करते हैं, तो ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। अगला आएगा हमारे राष्ट्रीय संसाधन। तो हमारे देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन क्या कहलाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। और वो संसाधन जो रहते हैं वो हमारे देश में रहते हैं, तो हमारी देश की सरकार का कानूनी रूप से उसका क्या रहता है? उस संसाधनों पर अधिकार रहता है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि हमारे देश में आने वाले खनिज पदार्थ, हमारे देश में आने वाले जल संसाधन, हमारे देश में आने वाले वन मतलब कि जंगल, वन्यजीव मतलब जंगलों में रहने वाले जानवर, ये सभी क्या है? हमारे देश के स्वयं के संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब विश्व स्तर के संसाधन। तो कुछ संसाधन जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी संसाधन होते हैं। जैसे कि हमारी जो तट रेखा है, जो हमारी जो सीमा रेखा है, उसके 200 किलोमीटर दूर तक का जो समुद्र है, हमारे भारत के नीचे कौन सा है? जैसे कि हिंद महासागर है, तो हमारी तट रेखा से हिंद महासागर के 200 किलोमीटर का जो समुद्र का जो पानी है उसका इस्तेमाल भारत कर सकता है, परंतु 200 किलोमीटर के बाद का जो पानी है, जो जगह है, उसका इस्तेमाल भारत बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लिए बिना भारत इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो कौन से संसाधन है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, या कोई भी देश उसका उपयोग नहीं कर सकता है। फिर आ जाएगा विकास के आधार पर संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विकास के आधार पर संसाधन के अंतर्गत आता है पहला संभावी संसाधन। तो वह संसाधन जो किसी भी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, मतलब कि हमें पता तो है कि वो संसाधन वहाँ पर है, परंतु अभी हमने उसका उपयोग करने के लिए अभी हमने सही तरीके से उसका उपयोग अभी किया नहीं है। जैसे कि हमको पता है कि भारत के पश्चिम भाग में, राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को हम काफ़ी हद तक उसको विकसित कर सकते हैं, परंतु अभी तक हमने इसका विकास इतना किया नहीं है। अगला है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन के वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता है, हमने इसकी जानकारी निकाल ली है कि जो ये संसाधन है ये विकसित हो सके, इनकी गुणवत्ता भी बहुत है, उनकी मात्रा भी बहुत है हमारे पास, पर अभी प्रौद्योगिकी जो है इसका इस्तेमाल हमने उन संसाधनों पर नहीं किया। जैसे जैसे हमारे पास तकनीक आएगी, प्रौद्योगिकी आएगी, तो हमें पता है कि इन संसाधनों का उपयोग करके हम हमारे देश का आर्थिक विकास तेज कर सकते हैं। अगला आएगा भंडार। भंडार क्या होता है? पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से वह बाहर है। मतलब हमें पता है कि हमारे पर्यावरण में प्रकृति ने हमें संसाधन तो दिए, परंतु अभी मानव के पास इतनी तकनीक या प्रौद्योगिकी नहीं है जिससे कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें और अपनी आर्थिक विकास कर सकें उसका इस्तेमाल करके। जैसे कि जल, हमें पता है जल में 2 गैस होती है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगर हम हाइड्रोजन का उपयोग करें तो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है, परंतु अभी हमारे पास इतनी अच्छी तकनीक नहीं आई है कि हम जल से हाइड्रोजन का उपयोग करके उसमें ऊर्जा का निर्माण कर सके। तो तकनीक का भी हमारे पास क्या है? अभाव है। तो वही सारे संसाधन जिनके बारे में हमें पता तो है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परंतु अभी प्रौद्योगिकी और तकनीक का अभाव होने के कारण हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष, तो संचित कोष भी देखा जाए तो भंडार का ही एक हिस्सा होता है जिनको अभी हमने संचित कर रख रखा है हमारे आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। जैसे कि नदियों के जल से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा हम
आदि में जो वन आदि में जो प्राप्त होने वाले संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। बांधों में जल का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत का उपयोग बना सकते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, परंतु अभी हमने इसको संचित कोष में रख रखा है हमारे भविष्य में उपयोग में लाने के लिए। इस चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।